आज हम कक्षा 10th के गणित विषय की प्रथम प्रश्नावली वैदिक गणित का अध्ययन करेंगे। आपने 9th क्लास के अंदर इस वैदिक गणित के कुछ टॉपिक्स पढ़े होंगे आप, जिसमें जोड़, बाकी, गुणा, भाग इत्यादि आपने समझे होंगे। इसके आगे 10th के अंदर 10th का जो सिलेबस है वैदिक गणित का, उसमें वर्ग, घनफल और समीकरण के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग जब इस वीडियो को देखें तो उस समय आपके पास नोटबुक और कलम होना अति आवश्यक है, क्योंकि जैसे जैसे आपको इनकी विधियों के बारे में, इनके नियम आपको बताए जाएंगे, तो आप उनको नोटबुक के अंदर नोट कर लें, जिससे आप अपनी इच्छा से अन्य कोई उदाहरण हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन वर्ग ज्ञात करना। अपन क्या सीख रहे हैं? वर्ग ज्ञात करना। कौन सी विधि से सीख रहे हैं हम? वैदिक विधि से। और वर्ग ज्ञात करने की जो वैदिक विधियां हैं वो सिलेबस के अंदर 5 विधियां हैं। 5 विधियां हैं, उनका आपको नाम देता हूं। पहली विधि है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि। पहली विधि का नाम है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि। दूसरी विधि जो है उपसूत्र अनुरूपेण विधि। दूसरी विधि का नाम है उपसूत्र अनुरूपेण विधि। तीसरी विधि का नाम है ऊर्ध्वतिर्यक द्वंद्व योग विधि। तीसरी विधि का नाम है ऊर्ध्वतिर्यक द्वंद्व योग विधि। चौथी का नाम है सूत्र निखिलम विधि। चौथी विधि का नाम है सूत्र निखिलम विधि। और पांचवी जो विधि है उसका नाम है इष्ट संख्या विधि, या इसका दूसरा नाम है संकलन व्यवकलन विधि। पांचों विधियों के मैंने नाम बता दिए हैं। अब हम क्रम से एक एक विधि को समझेंगे, उसके उदाहरण हम समझेंगे। आप उनको नोट करते जाइए, जिससे आपको समझने में ज्यादा सुविधा होगी। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि। पहली विधि का नाम है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि। हम सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि से वर्ग ज्ञात कर रहे हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा एकाधिकेन। एकाधिकेन का अर्थ होता है पहले की संख्या से एक अधिक। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि से वर्ग हम किन किन संख्याओं का ज्ञात कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक या चरम अंक 5 होना आवश्यक है। यदि इकाई का अंक या चरम अंक 5 नहीं होगा, वहां सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे अपन ले रहे हैं 65, तो 65 का वर्ग हम सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका इकाई का अंक या चरम अंक 5 है। इसी प्रकार जैसे 105 है, तो 105 जो संख्या है, इसका यदि हम वर्ग ज्ञात करें तो हमारे लिए सबसे उपयुक्त विधि सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि होगी। इसके बाद में जैसे मान लीजिए आपको 68 दे दिया, 68, तो
तो इसमें देखो आप इकाई का अंक या चरम अंक 5 नहीं है, इसलिए इस संख्या का वर्ग हम सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि से नहीं कर सकते। तो इसकी परिभाषा है वो मैं आपको लिखवा रहा हूं, आप साथ साथ यदि लिखेंगे तो आपके पास एक नोट्स तैयार हो जाएंगे, तो आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक या चरम अंक 5 हो तो उसी संख्या का वर्ग, उसी संख्या का वर्ग इस विधि से ज्ञात किया जाएगा। याद क्या समझने बात, मेन सूत्र एकाधिक पूर्वेण हो गया, उसके बाद में इसकी पहचान हमें ध्यान में होनी चाहिए। किसकी पहचान क्या है, कौन कौन सी संख्याओं का वर्ग हम एकाधिक पूर्वेण विधि से कर सकते हैं। तो क्या लिखा मैंने परिभाषा में, ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक, और इकाई का अंक है उसका दूसरा नाम हम चरम अंक भी बोलते हैं, और वो कितना होना चाहिए, 5। अगर इकाई का अंक या चरम अंक 5 होता है तो उसी संख्या का वर्ग हम इसी विधि से करते हैं, अर्थात सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि से। अब इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, आप जब इसको नोट कर लेंगे तो आप भी अपनी तरफ से एग्जाम्पल हल कर सकते हैं। जैसे प्रश्न आ जाता है मेरे पास 65 का स्क्वायर, या ये भी आ सकता है कि 65 का वर्ग ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, निखिलम अंक गुणा निखिलम अंक का एकाधिक, निखिलम अंक गुणा निखिलम अंक का एकाधिक ओब्लिक चरम अंक स्क्वायर, या हम इसको वर्ग भी बोल सकते हैं। तो देखो कौन सी विधि चल रही है अपनी, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि, और इससे हम क्या सीख रहे हैं, वर्ग ज्ञात करना। विधि कौन सी है, वैदिक गणित है, तो इसलिए वैदिक विधि हम अध्ययन कर रहे हैं। तो 65 का वर्ग निकाल रहे हैं, तो इसका सूत्र क्या लगा, निखिलम अंक गुणा निखिलम अंक का एकाधिक। एकाधिक का मतलब जो है कि निखिलम अंक जो है उसका एक अधिक लेना है, ओब्लिक चरम अंक का वर्ग। अब हमें ये पहचानना होगा कि आपके पास जो संख्या है उसमें निखिलम अंक कौन सा है और चरम अंक कौन सा है। तो इसमें देखो जैसे 65 है, तो 65 का चरम अंक आपको मालूम हो गया कितना, 5। बचते जितने भी अंक हैं उनको अपन निखिलम अंक कहते हैं। एक अंक बच रहा है तो वो निखिलम अंक हो जाएगा, 2 अंक बच रहा है तो वो निखिलम अंक हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास निखिलम अंक क्या आ गया, 6। अब हम जब हमारे पास चरम अंक और निखिलम अंक दोनों अंक आपके पास प्राप्त हो गए, तो अब हम फॉर्मूले में ये मान रख देंगे और हमारा वर्ग प्राप्त हो जाएगा।
जैसे देखिए आप ये अपना एग्जाम्पल ले रहे हैं, निखिलम अंक क्या है 6, निखिलम अंक का एकाधिक यानी एक अधिक, तो 6 से एक अधिक कितना होता है 7, ऑब्लिक चरम अंक का वर्ग, तो चरम अंक कितना है 5, तो 5 के ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे, क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे 6 को 7 से गुणा करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितने आ गए 42, और 5 का वर्ग है, 5 की स्क्वायर है वर्ग है, इसका मतलब इसको इसी से गुणा करेंगे, तो 5 5 कितने हो गए 25, और जब इसको एक साथ लिखेंगे तो 4225, ये इसका वर्ग है। या इसको आप आगे भी लिख सकते हैं, इसको यहां बराबर में लिख सकते हैं, और इसका वर्ग आ गया 4225। तो ये हमारे पास 65 का वर्ग प्राप्त हुआ है वैदिक विधि से। ये पहला आपका एग्जाम्पल है, इसमें संख्या को पहचानना होगा कि कौन सी संख्या में एकाधिक पूर्वेण विधि प्रयोग की जाएगी, और इसका ये जो फॉर्मूला है वो आपके याद होना चाहिए, तो आसानी से आप और वर्ग याद कर सकते हैं, समय की बचत भी होगी और बेनिफिट भी होगा। इसके बाद में हम इसका एक अन्य एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे अब भी अगर आपकी कोई दिक्कत आ रही है तो उस समस्या का समाधान हो। जैसे क्वेश्चन आपका परीक्षा में आ जाए कि 105 का वर्ग ज्ञात करो, ये क्वेश्चन दे दिया। अब देखो प्रश्न के अंदर ये नहीं बताया है कि कौन सी विधि हमें काम में लेनी है, परंतु हम संख्या को देखकर और हमारी जो विधियां हैं उनको ध्यान में यदि रखेंगे तो तुरंत हमारे सामने इसका आंसर आ जाएगा कि यहां हम सूत्र एकाधिक पूर्वेण विधि का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसका इकाई का अंक या चरम अंक 5 है, इसलिए यहां कौन सी विधि काम में आएगी, सूत्र एकाधिक पूर्वेण विधि। अब देखिए हम 105 का वर्ग निकाल रहे हैं। अब ये तो आप लोगों के ध्यान में हो गया होगा इसका चरम अंक क्या है और निखिलम अंक क्या है। इसका चरम अंक 5 और बचे शेष अंक उनको क्या बोलते हैं निखिलम अंक। इसका फॉर्मूला लगा रहे हैं, निखिलम अंक गुणा निखिलम अंक का एकाधिक ऑब्लिक चरम अंक स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। देखिए हम आप निखिलम अंक कितना है यहां 10 और 10 का एकाधिक 11 ऑब्लिक चरम अंक कितना है यहां 5 और 5 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे 10 को 11 से गुणा करेंगे तो 110 आ जाएगा और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, तो इसको लिखेंगे तो 110 25, तो ये आपका 105 का वर्ग हो गया। ये अपनी विधि लगी है, हो सकता है कहीं पर कोई डाउट हो तो इसको हम जांच भी कर सकते हैं, जांच का टाइम आपका जरूर लगेगा लेकिन जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में अपना आंसर सही है। तो आप 105 को 105 से गुणा करेंगे तो उस समय की बचत के लिए ये विधि आपको बताई गई है। तो ये आपकी पहली विधि क्लियर होगी जिसका नाम है सूत्र एकाधिक पूर्वेण विधि। इसको ये सूत्र जो आपका क्लियर हो जाना चाहिए। 2 उदाहरण मैं बता चुका हूं, आप 1-2 उदाहरण परीक्षा से हल कर लेंगे तो आपकी ये विधि क्लियर हो जाएगी। इसके बाद में दूसरी विधि अपन उपयोग में लेंगे।
पहली विधि आपकी क्लियर हो गई। दूसरी विधि का नाम अपने पास है उपसूत्र अनुरूपेण विधि। उपसूत्र अनुरूपेण वैदिक विधि, ऐसे भी लिख सकते हो आप, क्योंकि यहां वैदिक विधियों के बारे में अपना अध्ययन कर रहे हैं। पहली विधि को याद कीजिए। पहली विधि का नाम है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि और दूसरी विधि का नाम है उपसूत्र अनुरूपेण विधि या वैदिक विधि को बोल सकते हैं। इस विधि की क्या विशेषता है? इस विधि में केवल 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना अधिक सुविधाजनक रहता है। 2 अंकों की संख्या चाहे कितनी बड़ी हो और चाहे कितनी भी छोटी, आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो इसकी पहचान क्या होगी? ऐसी संख्या जिसमें अंकों की संख्या 2 होती हैं, उन संख्याओं का वर्ग इस विधि से ज्ञात करना सुविधाजनक रहता है। क्या लिखा था मैंने? उपसूत्र अनुरूपेण वैदिक विधि, इसमें संख्या ऐसी होनी चाहिए जिसमें केवल 2 ही अंक हो। 2 अंकों से अगर ज्यादा अंक हैं तो उसका वर्ग हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी परेशानी होगी। लेकिन परीक्षा के अंदर केवल 2 ही अंकों की संख्याओं का वर्ग पूछा जाता है इस विधि से। अब हमें इसका फॉर्मूला है वो ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसका फॉर्मूला क्या है। इसमें देखो हमें 3 खंड बनाने होंगे। कितने खंड बनाने होंगे? 3। ये फर्स्ट खंड है, ये सेकंड खंड है और ये थर्ड खंड। कितने खंड हो गए? 3 खंड हो गए। ठीक है। और जैसे मान लो आपको 64 का वर्ग पूछना है तो इसमें यह किसका हो गया? इकाई का। यह किसका हो गया? ढाई का। तो इकाई और ढाई के हिसाब से अपन इसको करना पड़ेगा। तो इसका सूत्र क्या हो गया? ढाई अंक स्क्वायर 2 गुणा ढाई अंक गुणा इकाई अंक, और तीसरा जो खंड है उसमें लिखेंगे अपन इकाई अंक स्क्वायर। इस प्रकार से आपके 3 खंड हो गए। इनको अपन ध्यान में रखेंगे कि दोबारा मैं आपको समझा रहा हूं कि उपसूत्र अनुरूपेण वैदिक विधि में से वर्ग ज्ञात करने के लिए ऐसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना सुविधाजनक रहेगा जिसमें केवल 2 ही अंक हो। तो हमें उत्तर के लिए कितने खंड बनाने होंगे? 3। कितने खंड बनाने होंगे? 3। पहला खंड है उसमें क्या लिखेंगे? ढाई अंक का वर्ग, या हम स्क्वायर लगा सकते हैं। सेकंड खंड में क्या लिखेंगे? 2 गुणा ढाई अंक गुणा इकाई अंक, और तीसरे खंड में क्या लिखेंगे? इकाई अंक का स्क्वायर। अब देखिए ये अपने पास हो गया। इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, नीचे नोट लगा के लिख दो कि प्रथम खंड के अलावा सभी खंडों में एक एक अंक लिया जाएगा। अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे तब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। लेकिन जैसे ये सूत्र लिखने के जस्ट बाद आप नोट
या टिप्पणी लिख सकते हैं, जैसे ये हो जाएगा प्रथम खंड के अलावा सभी खंडों में एक एक अंक लिया जाएगा या लिखा जाएगा। आपके समझ में आ जाना चाहिए। प्रथम खंड के अलावा, प्रथम खंड कौन सा है? ये है। इसमें आपके पास जितने भी अंक हैं वो तो वैसे ही वैसे होंगे, लेकिन द्वितीय और तृतीय खंड के अंदर हमें सिर्फ एक एक अंक लेना पड़ेगा। जैसे अपन इसका एक उदाहरण लेते हैं। फॉर्मूला आप लोगों ने लिख लिया होगा, क्योंकि आप साथ साथ अगर लिखते जाएंगे तो उससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। जैसे मान लीजिए अपन को 64 का वर्ग निकालना है, ठीक है। देखिए पहचानिए, इकाई का 5 नहीं है, इसका मतलब सूत्र एकाधिक पूर्ववर्ती विधि से काम नहीं है। दो अंकों की संख्या है तो फिर हम कौन सी विधि का लेंगे? उपसूत्र अनुरूपण। यदि प्रश्न के अंदर विधि का नाम दे रखा है तो हम उस प्रश्न को उसी विधि से हल करेंगे, और अगर नाम नहीं दे रखा है तो आप लोगों को पहचानना होगा कि इसमें कौन सी विधि उपयुक्त रहेगी और उसी विधि से आप इसको हल करें। तो देखिए आप मेथड का वर्क कर रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, इसके तीन खंड बनाएंगे। ये फर्स्ट खंड हो गया। थोड़ा सा आप आशा रखिए जिसे अंक लिखने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो सूत्र है अपना दहाई अंक का वर्ग। अब आपको मालूम होगा कि इकाई का अंक कौन सा है और दहाई का अंक कौन सा है। इसमें इकाई का अंक तो है 4 और दहाई का अंक है 6। तो पहले खंड में क्या लिखा? दहाई अंक का वर्ग या स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर। क्लियर? इसके बाद में द्वितीय खंड है, उसमें 2, यानी इकाई और दहाई के अंक को गुणा करके उसे दुगुना करना। इसका अर्थ यह है ये 2 का मतलब दुगुना करना है, तो हमने 2 लगा दिया। दहाई का अंक कितना है? 6 और इकाई का अंक है 4। और तृतीय खंड में क्या लिखेंगे अपन? इकाई के अंक का वर्ग। इकाई कितना है? 4 और इसका वर्ग कर लेंगे। अब हम इनको हल करेंगे। 6 की स्क्वायर है तो 6 का वर्ग कितना होता है? 36। इनको क्या करेंगे? 6 को 4 को 2 को आपस में गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 और 24 दूनी 48, 48। 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16। ये आपके पास 16 आ गया। अब देखो नीचे नोट, इसको अपन टिप्पणी भी कह सकते हैं। इसका हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं? प्रथम खंड के अलावा, तो पहला खंड ये है, इसके अलावा दूसरे और तीसरे खंड में जब आते हैं तो हमें सिर्फ एक एक अंक लेना है। तो इसका लिखने का तरीका क्या है? जिस अंक को इसमें रखना है वो बड़ा आ जाएगा और उसको छोटा लिखेंगे। बड़ा है और छोटा लिखेंगे, और ये आपके ऐसे ऐसे हो जाएगा। देखिए आप ये संख्या कैसे लिखी जाएगी, लिखने में विशेष सावधानी बरतें। देखो क्या लिखेंगे सबसे पहले 6। अब क्या होगा, ये 1 जो है वो इस 8 में जुड़ जाएगा, क्योंकि हमें एक अंक लेना है तो एक अंक हमने क्या ले लिया? 6 ले लिया। अब ये 1 बच गया, वो कहां चला जाएगा? दूसरा जो खंड है उसमें जो अंक लिखेंगे उसमें जोड़ देंगे। तो 1 में 8 जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 9 हो गए। अब देखो दूसरे खंड में एक और बच गया, क्या बच गया? 4 बच गया। 4 को क्या करेंगे हम? चाहे 6 में जोड़ दो और चाहे 36 में जोड़ दो, तो आपके पास कितने हो गए? 40। तो 64 का वर्ग 4000 हो गया। कौन सी विधि से हो गया? उपसूत्र अनुरूपण विधि से। दोबारा मैं आपको समझाता हूं कि उपसूत्र अनुरूपण विधि के अंदर केवल 2 संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना ज्यादा सुविधाजनक होता है। उसके लिए हम 3 खंड बनाएंगे बाईं तरफ से। पहला जो खंड होगा
उसमें हम ढाई के अंक का वर्ग लिखेंगे। दूसरा जो खंड होगा उसमें 2 गुणा ढाई का अंक गुणा इकाई का अंक लिखेंगे। और तीसरा जो खंड है उसमें लिखेंगे हम इकाई के अंक का वर्ग। लिखने के बाद में हम इनको हल कर लेंगे। और उसके बाद में लिखने का तरीका यह है कि प्रथम खंड के अलावा द्वितीय और तृतीय खंड में हमें केवल एक एक अंक लेना होगा। तो ये एग्जांपल क्लियर हो गया। और एग्जांपल लेते हैं जिससे आप लोगों की समझ में आ जाए। देखिए कैसी बड़ी संख्या हो सकती है। जैसे मान लीजिए अपने पास आ गई 78 का वर्ग निकालना हमको, ठीक है। और विधि है उपसूत्र आनुरूपण विधि। तो पहला नियम है सर्वप्रथम बाईं तरफ से हम कितने खंड बनाएंगे? 3 खंड बनाएंगे। शाबाश। पहले खंड में क्या लिखेंगे? ढाई के अंक का वर्ग। और पहचान उसमें 8 क्या है? इकाई का अंक। 7 क्या है? ढाई का अंक। तो पहले खंड में आएगा 7 का वर्ग। दूसरे खंड में क्या आएगा? 2 गुणा ढाई का अंक गुणा इकाई के अंक, इकाई का अंक। और तीसरे खंड में क्या आएगा? इकाई अंक का वर्ग। इसको हल करेंगे अपन। तो 7 का वर्ग क्या होगा? 49। अब हम क्या करेंगे? 7 को 8 से गुणा करेंगे तो 7 8 56। और 56 को 2 से करेंगे तो कितने हो गए? 112। और 8 का वर्ग करेंगे 64, ये गुणा हो गए। अब हमें हमारी टिप्पणी, हमारा नोट याद रखना होगा कि उसमें क्या लिखाया हुआ है। प्रथम खंड के अलावा सभी खंडों में हमें एक एक अंक लिखना होगा या लेना होगा। जैसे इसमें क्या लेंगे? 4, तो 6 नहीं रहेगा तो इस रूप में लिखते हैं। इसमें क्या आएगा? 2, ये नहीं रहेगा। और ये आपके ऐसे कैसे देंगे? अब लिखेंगे अपन 4 ऐसे कैसे रहेगा? अब ये 6 किस में जुड़ जाएगा? 2 में, तो कितने हो गए? 8। और ये 11 किस में जुड़ जाएंगे? 49 में, तो 11 49 में जुड़ जाएंगे तो कितने हो गए? 60। कितने हो गए? 6084। अपन इसकी जांच कर सकते हैं, आप इसको सीधा गुणा कर सकते हैं। 64 हासिल कितनी हुई? 6। 8 7 56 और 56 और 6 62। 7 8 56, 5 और 7 7 49 और 5 54। ये 4 6 2 8 6 4 10 5 1 6। ये और ये अपने लिए क्या हो गया? क्लियर हो गया। इससे टाइम ज्यादा लगता है, इसमें टाइम की बचत होती है। इसलिए ये अपने पास कौन सी विधि होगी? दूसरी विधि का नाम क्या है? उपसूत्र आनुरूपण विधि। एक एग्जांपल और करते हैं और उसके बाद में आप क्वेश्चन निकाल कर देखना, प्रयास करना। जैसे मान लीजिए 3 संख्या का वर्ग भी कर सकते हैं अपन, लेकिन परीक्षा के अंदर 2 ही संख्या, 2 अंकों का ही वर्ग हो सकता है, 3 अंकों का भी अपन कर सकते हैं। कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास हो गया 102 का स्क्वायर। कौन सी विधि पढ़ रहे हैं हम? उपसूत्र आनुरूपण विधि। अब देखो इसमें ध्यान रखना होगा क्योंकि 2 अंकों की संख्या में हमें दिक्कत नहीं होती है कि इकाई का अंक क्या है, ढाई का अंक क्या है। लेकिन जब 3 अंकों की संख्या होती है तो थोड़ी सी दिक्कत आती है अपने पास कि इकाई का अंक कौन सा है, ढाई का अंक कौन सा है। तो इसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहला जो अंक है वो इकाई का है और शेष अंक जो बच गए वो ढाई के हैं। ये आप ध्यान में रखें। तो देखो क्या करेंगे अपन, सूत्र क्या है? ढाई अंक का वर्ग, तो ढाई का अंक यहाँ 10 है तो 10 का वर्ग हो गया। फिर 2 गुणा ढाई का अंक गुणा इकाई का अंक और फिर आता है इकाई के अंक का वर्ग। इसको हल करेंगे अपन। तो 10 का वर्ग 100
10 दूनी 20, 20 दूनी 40 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखिए आप नोट या टिप्पणी पर ध्यान रखेंगे कि पहले खंड में जो अंक है वो तो कैसे हैं, दूसरे और तीसरे में क्या करेंगे तो ये इसमें देखो एक ही अंक है, दूसरा अंक हमारे पास नहीं है तो वही अंक आ जाएगा, लेकिन आप संकेत में यहां लगा सकते हैं 4 बोल दो चाहे 0 4 बोल दो मान वही रहेगा, तो इसमें आपको लिखने में ज्यादा सुविधा रहेगी। जैसे ये 4 हो गए, ये 0 में 0 जोड़ देंगे 0 आ जाएगा, ये इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 104, तो ये 102 का वर्ग हो गया। तो ये अपने पास इस तरीके से दो विधियां क्लियर हो गई, वर्ग निकाल रहे हैं अपन वैदिक विधियों के द्वारा। तो पहली विधि हम पढ़ी सूत्र एकाधिक पूर्वेण विधि, दूसरी विधि हमने पढ़ी उपसूत्र आनुरूपेण विधि। अब अपन दो विधि अपनी कंप्लीट हो गई, अब हम तीसरी विधि पढ़ रहे हैं इष्ट संख्या विधि या संकलन व्यवकलन विधि। इसमें दोनों में से किसी भी नाम से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इसलिए आप दोनों नाम ध्यान में रखें। तो इस विधि में देखो सबसे पहले हमें इष्ट संख्या का पता लगाना पड़ेगा। इष्ट संख्या क्या होती है? इष्ट संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्या में जोड़ने या घटाने पर शून्याङ्क वाली संख्या प्राप्त होनी चाहिए। ये बात आपको इसमें विशेष ध्यान रखनी होगी। जैसे मैं लिख रहा हूं ना, इस विधि में इष्ट संख्या इस प्रकार, इस विधि में इष्ट संख्या इस प्रकार की ज्ञात करनी होगी जो दी गई संख्या में जोड़ने पर या घटाने पर एक शून्याङ्क वाली संख्या प्राप्त होनी चाहिए। ये पॉइंट आपको इसमें क्लियर करना है कि हमें इष्ट संख्या इस प्रकार की ज्ञात करनी होगी जो, यानी आपने जो भी इष्ट संख्या ले ली है उसको संख्या में, यानी जो भी आपको संख्या दी गई उसमें जोड़ने या घटाने पर शून्याङ्क वाली संख्या प्राप्त होनी चाहिए। पहले हम इष्ट संख्या का पता लगाते हैं कि इष्ट संख्या कैसे, जैसे मान लो आपके पास 63 है एक संख्या और हमें इसका वर्ग निकालना है। कौन सी विधि से? इष्ट संख्या विधि से या संकलन व्यवकलन विधि से। पहला नियम क्या होता है इष्ट संख्या का? तो 63 के अंदर ऐसी संख्या जोड़ो या घटाओ जिससे ये जो संख्या, नई संख्या जो प्राप्त होगी वो शून्याङ्क वाली संख्या प्राप्त होनी चाहिए। जैसे इसके दो ऑप्शन है, या तो 63 में आप 7 जोड़ दो तो कितने हो गए 70, तो देखो ये शून्याङ्क वाली संख्या होगी तो इसका अंतिम अंक क्या आ गया? शून्य आ गया। दूसरा 63 में आप क्या करें 3 घटा सकते हैं तो कितने आ गए 60 आ गए, 60 में भी क्या आ गई शून्याङ्क आ गई। तो इसका मतलब है कि प्रत्येक संख्या की दो इष्ट संख्या हो सकती है। कितनी इष्ट संख्या हो सकती है? 2 हो सकती है। जैसे 63 की दो कौन सी हुई? 7 और 3। तो इसमें लिखा हुआ है जोड़ने या घटाने पर, तो यहाँ तो ये जोड़ने पर शून्याङ्क आ गई और यहाँ ये घटाने पर शून्याङ्क आ गई। तो इसलिए 63 की इष्ट संख्या कितनी होगी? 7 या 3। अब आप अपनी सुविधा के अनुसार दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। अब हम शून्याङ्क इष्ट संख्या जब आपकी क्लियर हो गई तो अब हम इसका फॉर्मूला जो है वो लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है?
संख्या प्लस इष्ट संख्या। क्या लगा? संख्या प्लस इष्ट संख्या। फिर लिखेंगे अपन संख्या माइनस इष्ट संख्या प्लस इष्ट संख्या का स्क्वायर या वर्ग। ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो देखो इसमें मेन क्या है, इष्ट संख्या का आपको मालूम होना चाहिए। इष्ट संख्या यदि आपकी क्लियर होगी तो आप आराम से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। जैसे अपन इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 62 का वर्ग पूछा है और कौन सी विधि से, इष्ट संख्या विधि से या संकलन व्यवकलन विधि से। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको इसकी इष्ट संख्या का पता लगाना होगा। इष्ट संख्या, अब इसकी इष्ट संख्या देखो, पहले तो ये देखो कि 62 में क्या घटाएं कि शून्यार्थ वाली आ जाए, क्या 2। तो इसकी इष्ट संख्या क्या हो सकती है, 2। या क्या होगी, 62 में क्या जोड़े कि शून्यार्थ वाली छोटी छोटी संख्या, क्या जोड़ेंगे, 8। तो इसकी इष्ट संख्या क्या होगी, 2 या 8। तो दोनों में से कोई एक ले सकते हैं आप। मेरा तो आप लोगों से ये कहना होगा, छोटी संख्या, जितनी छोटी संख्या इष्ट संख्या प्राप्त की उसको आप काम में ले। तो जैसे मान लो अपन इष्ट संख्या क्या काम में लेंगे, 2 ले लेंगे। अब सूत्र लगाएंगे, मान क्या है, संख्या है 62 प्लस इष्ट संख्या क्या ले रहे हैं, 2। ठीक है, क्लियर। फिर संख्या कितनी है, 62। इसमें से क्या घटा देंगे, 2 घटा देंगे। प्लस इष्ट संख्या कितनी है, 2 का वर्ग। एक एक पॉइंट को क्लियर करते जाइए। अब यहाँ क्या करेंगे, 62 में 2 को जोड़ देंगे, कितने हो गए, 64। कोष्ठक के बीच में यदि कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो हम किसका मानते हैं, गुणक का। तो गुणा लगा देंगे हम, और 62 में से 2 घटाएंगे तो कितने आएंगे, 60 प्लस 2 दूनी 4। क्लियर। अब देखिए आप क्या करेंगे, अब देखो अपने पास गुणा का चिन्ह भी और प्लस का चिन्ह भी है। तो क्या करते हैं अपन, पहले गुणा करते हैं उसके बाद में जोड़ते हैं। तो देखिए अपन 64 को 60 से गुणा करेंगे तो 0, 6 चौक 24 और 6 छंगा 36 और 2 38 प्लस इसमें क्या कर देंगे, 4 जोड़ देंगे। तो कितने हो गए, 3844। तो 62 का वर्ग निकाला आपने कौन सी विधि से, इष्ट संख्या विधि से। क्या आया, 3844। एक उदाहरण और लेते हैं अपन, अगला उदाहरण लेते हैं अपन, कोई भी संख्या ले लेते हैं, इसमें इष्ट संख्या छोटी सी छोटी होनी चाहिए। और देखो जैसे अपन ने लिया 69 का वर्ग निकाल रहे हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले हम इष्ट संख्या का पता लगाएंगे। आपको पता लग गया होगा, इसकी इष्ट संख्या 1 भी हो सकती है और 9 भी हो सकती है, लेकिन जहां तक संभव की छोटी छोटी संख्या लेंगे, कितनी हो गई, 1 होगी। अब इसका फॉर्मूला लेंगे, तो फॉर्मूला क्या है अपने पास, संख्या प्लस इष्ट संख्या। क्लियर। दूसरा आगे क्या लिखेंगे, संख्या माइनस इष्ट संख्या प्लस इष्ट संख्या का वर्ग। मान रखते हैं अपन, संख्या है 69 प्लस 1 जोड़ दो, 69 में से 1 घटा दो और 1 का वर्ग कर दो। अब 69 में 1 जोड़ देंगे तो 70, 69 में 1 घटाएंगे तो 68 और 1 का वर्ग 1। अब अपन गुणा करेंगे तो 0 7 8 56 5 6 7 42 और 5 47 प्लस में क्या जोड़ देंगे, 1, तो 4761। तो ये आपका 69 का वर्ग हो गया। अब हमारे पास शेष जो विधियां हैं वो आपको अगली